Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 2nd of August 2023। सो पिछले वीडियोस पे जो आपने रिस्पॉन्स दिया है उसके लिए आप सभी का थैंक्स। तो शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस। फर्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द सुप्रीम इंडिक्टमेंट आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स रिमार्क्स ऑन मणिपुर द बीजेपी मस्ट रिप्लेस द सीएम। तो आर्टिकल में बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की हैं उससे रिगार्डिंग है कि जो लगभग 6500 एफआईआर जो फाइल्ड हुई थी ड्यूरिंग द वायलेंस पीरियड। और तो एपेक्स कोर्ट ने जो है वो एक तो जो मणिपुर के डीजीपी हैं उनकी पर्सनल अपीयरेंस मांगी है नेक्स्ट हियरिंग में। और उन्होंने ये भी कहा है कि that state police capability have been questioned to investigate these cases. The court noted that there was a complete breakdown of law and constitutional machinery in the face of mob violence. तो और ऑथर ने फिर ये कहा कि अगर कम्युनल क्लासेस की हिस्ट्री को देखें तो ये दिखाया है कि अगर बहुत लंबे समय तक जो है वो मॉब वायलेंस रहता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है वो स्टेट का कन्निवेंस है उसमें, मतलब स्टेट भी मिली हुई है उसमें, ये माना जाता है। ठीक है ना? क्यों? बिकॉज ब्रिंगिंग परपेट्रेटर टू बुक इज फार मोर टीडियस एंड often a frustrating process compared to taking swift preventive police action at the first sign of trouble। तो अगर पुलिस शुरू में ही इनिशियली एक्शन ले लेगी तो मतलब ट्रबल को तभी कंट्रोल कर लिया जा सकता है, जबकि जो बाद में है कि जो परपेट्रेटर्स हैं उनके अगेंस्ट एक्शन कीजिए या उनको जो कल्प्रिट्स हैं उनको आप अरेस्ट कीजिए या उनके खिलाफ एक्शन चलाइए, वो एक टीडियस टास्क है, ये ऑथर ने बताया है। तो पुलिस पर्सनल हु फेल्ड इन देयर ड्यूटी और कनाइव्ड विद मॉब शुड फेस द फुल फोर्स ऑफ लॉ। ऑथर ने यही कहा है कि, और कोर्ट ने भी यही कहा कि जो पुलिस पर्सनल या जो भी अथॉरिटीज में इन्वॉल्व है जो फेल हुए हैं उनको जो है फुल फोर्स ऑफ लॉ फेस करना पड़ेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट आर्टिकल इज कोर कंफर्ट रिगार्डिंग गवर्नमेंट एफर्ट टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन यील्डिंग रिजल्ट्स। तो यहाँ पे जो है जो कोर सेक्टर्स हैं, 8 कोर सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ आईआईपी के, उसमें ग्रोथ के रिगार्डिंग बात की है। 30 सेक्टर्स में जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है। तो ओवरऑल ईयर ऑन ग्रोथ की अगर बात करें प्रोडक्शन में तो इट हैज एस्टिमेटेड टू हैव क्विकन टू 5 मंथ हाई पे पहुंची है और लगभग 8.2% जो है ग्रोथ वो देखने को मिली है। ठीक है ना? इसमें 7 सेक्टर्स जो हैं आईआईपी के 8 में से, उनमें जो है एप्रिशिएबल एडवांसमेंट देखने को मिली है। इसमें से कुछ सेक्टर्स की उतने बात भी की है, जैसे उसमें स्टील की बात की है तो स्टील जो है वो ऐसे थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आईआईपी का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है ना? और उसमें जो उसका वेटेज है वो लगभग 18% है और इसमें जो ग्रोथ देखने को मिली है वो 21.9% की ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। ठीक है ना? सीमेंट ने भी लगभग डबल डिजिट में जो है ग्रोथ की है। और स्टील और सीमेंट, ठीक है ना, उनके अप्रैल टू जून पीरियड की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो वो जो ग्रोथ हुई है वो 15.9% और 12.12% रेस्पेक्टिवली दोनों में जो है देखने को मिली है। ठीक है ना? टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की है सेंटर में जून में, वो भी तो जो है वो बढ़ गया है। ठीक है ना? और एंड इट हैज जम्प्ड टू मोर देन 62% ईयर ऑन ईयर। ठीक है ना? ऑलमोस्ट 24% जो है वो प्रीसीडिंग मंथ से जो है वो बढ़ा है। ठीक है ना? ये भी डाटा आया है। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो कि लगभग पांचवा इसमें इंपॉर्टेंट सेक्टर आता है आईआईपी में, अगर हम वेटेज वाइज देखेंगे तो इसमें भी काफी स्ट्रॉन्गेस्ट इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है ना? कोल आउटपुट की बात करें तो कोल आउटपुट में भी 9.8% जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है जून में। ठीक है ना? दूसरी, लेकिन ऑथर ने ये भी कहा है कि टू बी श्योर अदर डेटा फ्रॉम द 8 कोर सेक्टर्स डू पॉइंट टू एरिया ऑफ कंसर्न, कुछ एरिया ऑफ कंसर्न भी है, उसकी बात ऑथर ने बताई है कि हम आत्मनिर्भरता की तो बात करते हैं लेकिन जो ऑयल सेक्टर है उसमें अगर हम देखें तो उसमें अभी भी इंडिपेंडेंस दिखाई देने को नहीं मिलती है एंड इट हैज येट टू यील्ड मीनिंगफुल डिविडेंड्स। क्यों? क्योंकि वी आर स्टिल हेवीली रिलायंट ऑन क्रूड इंपोर्ट्स फॉर इट्स ओवरऑल फ्यूल नीड। तो अभी भी क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पे हम डिपेंडेंट है। और क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की अगर बात करें तो इट रिमेन इन डॉलरेंस फॉर द 13th स्ट्रेट मंथ इन कॉन्ट्रैक्टिंग 0.6%। तो जो क्रूड ऑयल वाला सेक्टर है वो अभी भी जो है वो उसमें नेगेटिव या डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है ना? और अगर देखें तो क्रूड ऑयल क्योंकि रिफाइनरी सेक्टर के साथ देखें तो इसमें हैवीएस्ट वेटेज है उसको, क्योंकि 28% की वेटेज है आईआईपी में इसकी। तो क्रूड ऑयल आल्सो रजिस्टर्ड अ सीक्वेंशियल स्लाइड अंडरलाइनिंग द डिफिकल्टीज द ऑयल सेक्टर एज ए होल कंटिन्यू टू फेस बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी इनकंसिस्टेंसी। तो उस पर ध्यान देने की मतलब जरूरत है। तो पॉलिसी मेकर्स हैव देयर टास्क कट आउट टू एंश्योर द पॉलिसी एनवायरनमेंट रिमेन्स सपोर्टिव स्पेशली एट ए टाइम व्हेन ग्लोबल डिमांड रिमेन्स पर्टिकुलरली अनसर्टेन। क्योंकि जो यूक्रेन और रशियन क्राइसिस की वजह से ऑयल मार्केट में जो रेट से कोस्ट हैं वो काफ़ी हाई हैं और डिमांड को भी और सप्लाई को उन्होंने काफ़ी अफेक्ट किया है। तो इसके रिगार्डिंग ऑथर ने थोड़ा सा स्टेप्स लेने को कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीड आर्टिकल है द डेंजर्स इन द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। तो जो ये अभी ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो पार्लियामेंट में जो इंट्रोड्यूस हुआ उसके रिगार्डिंग ऑथर ने कुछ कंसर्न्स यहाँ पे बताई हैं। ठीक है ना?
कि पहली बात तो कोई डिस्कशन इसमें हुआ नहीं है, ठीक है ना? उसमें लोकसभा में ना ही तो राज्यसभा में भी क्या ये ऐसे ही पास हो जाएगा, उसके रिगार्डिंग ऑथर ने थोड़ी-सी कंसर्न्स ज़ाहिर किए कि अगर ऐसे ही पास हो जाएगा बिना कोई डिबेट के, तो उससे क्या-क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, क्या-क्या नुकसान रहेंगे, ठीक है ना? और इसमें ऑथर ने कुछ साइट भी किए हैं एग्ज़ाम्पल्स कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा था कि जो भी विलफुल डिफ़ॉल्टर्स होते हैं या जो एनपीएज़ है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, गवर्नमेंट को उनको जो है डिस्क्लोज़ करना चाहिए। दूसरा डेमोक्रेसीज़ को रूटीनली वोटर लिस्ट जो डिस्क्लोज़ करते हैं वो, और तीसरा ऑथर ने जो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया है वो है पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर का, जिसमें राशन कार्ड होल्डर्स और जो राशन कार्ड की शॉप्स हैं, उनको पब्लिक डोमेन में जो है डिस्क्लोज़ किया जाता है। तो इससे क्या होता है, पब्लिक स्क्रूटनी बढ़ती है और सोशल ऑडिट जो पीडीएस का वो पॉसिबल है। तो ये तीनों ही एग्ज़ाम्पल्स ऑथर ने ये साइट किए हैं कि इनसे एक तरह से किस तरह से ट्रांसपेरेंसी और जो सोशल ऑडिट्स हैं, उनको कहीं न कहीं बढ़ावा मिला है इन तीनों ही अ, इवेंट से, ठीक है ना? लेकिन जो अभी डीपी जो ड्राफ्ट डाटा प्रोटेक्शन बिल जो इंट्रोड्यूस किया है, उसने कहीं न कहीं अंडरमाइन किया है इस चीज़ को। फिर यहाँ पे ऑथर ने एक आरटीआई के रिगार्डिंग भी यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इट इज़ थ्रेट टू ट्रांसपेरेंसी। क्यों? क्योंकि जो ये नया ड्राफ्ट बिल है, इट प्रोपोजेस अमेंडमेंट्स टू द सेक्शन 81J टू एक्सपेंड इट्स प्रीव्यू एंड एग्जैम्प्ट ऑल पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिस्क्लोजर। जबकि ऑथर ने ये कहा है कि जो सेक्शन 81G है आरटीआई एक्ट का, उसमें ऑलरेडी ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन के काफ़ी सारे प्रोविजंस वो डिस्क्लोज़ करने से एग्जेम्प्टेड हैं ऑलरेडी। उसमें ऑलरेडी ये बोला है कि द पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज़ एग्जम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर इफ इट हैज़ नो पर्सनल रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी। अगर पब्लिक एक्टिविटी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को, अगर वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। दूसरा, हैज़ नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक इंटरेस्ट इफ इन्फॉर्मेशन शॉर्ट इज सच दैट इट वुड कॉज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एंड द इन्फॉर्मेशन ऑफिसर सेटिस्फाइड दैट देयर इज नो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट दैट जस्टिफाइज डिस्क्लोजर। तो अगर ऐसा कुछ है, तो आप पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर वो डिस्क्लोज करने से मना कर सकता है। तो ऑलरेडी जब ये प्रोविजंस आरटीआई के सेक्शन 81J में दिए हुए हैं, तो फिर आप क्यों इसके एम्बिट को जो है वो डीपी बिल के थ्रू बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इसमें सभी तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोजर से मना करने का प्रोविजन दिया गया है। तो कहीं न कहीं आरटीआई को जो है वो अंडरमाइन किया जा रहा है, ये ऑथर का कहना है। द डीपीडीपी विल 2022 अनफॉर्चुनेटली एम्पावर द एग्जीक्यूटिव टू ड्राफ्ट रूल्स एंड नोटिफिकेशंस ऑन ए वास्ट रेंज ऑफ इश्यूज। दूसरी चीज इशू ये बताया कि ऑथर ने कि इसने वास्ट पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव को दे दी है। उसमें अपॉइंटमेंट की पावर्स, जो बोर्ड बनेगा उसकी पावर्स, और किसी भी तरह का नोटिफिकेशन इशू कर सकता है कि ये जो है इसके एप्लीकेशन से बाहर है या ये चीज़ इसके एम्बिट में आ जाती है। तो इस तरह की ब्रॉड जो है वो पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव को ये जो ड्राफ्ट बिल है उसमें प्रोवाइड की गई है, ठीक है ना? और फिर थर्ड इश्यू जो ऑथर ने बताया, ऑटोनॉमी का इश्यू बताया कि द ड्राफ्ट बिल डज नॉट इवन मेक अ प्रेटेंस ऑफ एंश्योरिंग ऑटोनॉमी ऑफ द डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड। जिस डाटा प्रोटेक्शन बिल बोर्ड की बात की गई है, जो कि एनफोर्समेंट करेगा इस बिल के प्रोविजंस का, या जो एक्ट बनेगा उसके प्रोविजंस का, तो उसको कहीं भी ऑटोनॉमी की इंश्योरेंस जो है वो नहीं दी गई है, ठीक है ना? उसकी कोई प्रोविजन उसके लिए नहीं है, ठीक है ना? वही बात है कि अपॉइंटमेंट जो होगा बोर्ड का, या जो बोर्ड के मेंबर होंगे, या जो उसका चेयरपर्सन होगा, वो सारा का सारा किसके अंडर है? वो एग्जीक्यूटिव ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मतलब कहीं न कहीं गवर्नमेंट को डिस्क्रिशनरी पावर या डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो इंस्टीट्यूशन का दे दिया गया है, ठीक है ना? ये सारे कंसर्न्स के इश्यू हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बस राइट टू इक्वालिटी द व्हील्स ऑफ चेंज इन कर्नाटक। तो रिसेंट जो कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक सख्ती स्कीम जो है जारी की है कर्नाटक गवर्नमेंट ने, उसके रिगार्डिंग ये बताया इसने। और इस स्कीम में क्या होने वाला है, वुमेन कैन ट्रेवल फॉर फ्री ऑन स्टेट बसेज। द एम इज टू मेक ट्रांसपोर्ट मोर एक्सेसिबल एंड सेफर फॉर वुमेन। तो वुमेन्स के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री और सेफ बनाने के रिगार्डिंग जो है स्कीम लॉन्च की है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। इट इज ड्राइव फ्रॉम ए नीड टू कन्फ्रंट द रियलिटीज ऑफ डीपली पैट्रियार्कल सोसाइटी इन इंडिया। तो जरूरत क्यों थी कि जो डीप पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जो हमारे सोसाइटी में ये जो पैट्रियार्कल बायसनेस घुसा हुआ है, उसके उसको कहीं न कहीं ये दूर करने में, या उसको एड्रेस करने में हेल्प करेगा। तो कहीं ऑथर ने कुछ चीज़ें इसमें साइड ज़रूर की हैं, अच्छी बातें, कि कुछ लोग इसको करते हैं कि ये फ्री भी है, तो ये फ्री भी नहीं है। उसको जो फ्री भी लेबल करना है गलत बताया है ऑथर ने। क्यों? क्योंकि इट मिसकैरेक्टराइजेस द मेजर एंड ओवरलुक्स द सोशियो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क वेयर इट ऑपरेट्स। तो कहीं न कहीं इसको मिसकैरेक्टराइज़ कर रहा है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ऑथर ने अब इसके सपोर्ट में भी किया कि गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ें फ्री देती है। पब्लिक स्कूल जो है वो फ्री है, पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वो फ्री है, पब्लिक पार्क्स हैं वो फ्री हैं, रोड्स तो फ्री हैं, लेकिन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर गवर्नमेंट करती है तो उसको फ्री भी घोषित करता है, जबकि रोड्स जो है उसको आप फ्री नहीं करते। क्योंकि वो सब भी तो कहीं न कहीं टैक्स पेयर्स के पैसे से ही जो है गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, तो इसमें आप उसको एज़ ए फ्री भी क्यों कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना? उन्होंने कहा कि शक्ति स्कीम एम्स फॉर ए फेयरर आउटकम ऑफ मोर जेंडर इक्वल पब्लिक स्पेसेस। तो पब्लिक स्पेसेस को ज़्यादा जेंडर इक्वल बनाने की कोशिश की जा रही है इसके थ्रू, ठीक है? ये ऑथर ने जो है उसके सपोर्ट में आर्गुमेंट दिया है। दूसरा ऑथर ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स को भी यहाँ पे साइट किया है। उसने कहा कि द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ दीज नेसेसिटीज, और इसी वजह से उन्होंने आर्टिकल 15(3) जो है इंक्लूड किया था, व्हिच अलाउड स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन।
तो वुमेन एंड चिल्ड्रन के रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं, ये ऑलरेडी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो दूसरी बात, जो इसको ये कह रहे हैं कि नहीं ये वुमेन सिर्फ वुमेन्स को ही क्यों फेवर कर रहा है, मेल्स को क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो इसमें भी ऑथर ने ये कहा कि आर्टिकल 15 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन स्पेसिफाइड ग्राउंड्स इंक्लूडिंग जेंडर। तो सेक्स के आधार पर भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये है कि 15(3) जो आर्टिकल है वो प्रोवाइड करता है कि आप वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेसिफिकली जो है आप स्कीम चला सकते हैं, उनके एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी भी आपने हमने देखा है कि बहुत सारी चीजें, जैसे स्कॉलरशिप्स जो है स्पेशल एग्जिस्ट करती हैं ऑलरेडी फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, सपोर्ट फॉर वुमेन हु सीक आउट एजुकेशन, और वुमेन स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट भी हैं, लाइवलीहुड प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं। और अगर देखें तो पॉलिटिकल स्फेयर में, एजुकेशन स्फेयर्स में और एम्प्लॉयमेंट स्फेयर में भी ऑलरेडी रिजर्वेशन दिया हुआ है वुमेन्स को, ठीक है ना। तो दिस इज इट। आगे बढ़ते हैं। ओपिनियन में जो आज का आर्टिकल है, दैट इज द आईआईएम बिल इज अ बोल्ड मूव। तो गवर्नमेंट ने जो है अमेंडमेंट लाने के लिए, आईआईएम का जो एक्ट था 2017 में जो अमेंड हुआ था, उसमें फिर से फर्दर अमेंडमेंट के लिए जो है गवर्नमेंट ने बिल इंट्रोड्यूस करने की बात की है। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो जो एक्ट था 2017 का, उसने काफी सारी ऑटोनॉमी जो है एक्सपेंड कर दी थी आईआईएम के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का था, ठीक है ना। जिसमें क्या दिया गया था, लेकिन उसमें क्या एक प्रोविजन ये भी था कि द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इज रिक्वायर्ड टू कमीशन एन इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ द इंस्टीट्यूट एटलीस्ट वंस एवरी 3 years एंड प्लेस द रिपोर्ट इन द पब्लिक डोमेन। लेकिन मोस्ट ऑफ द आईएम्स ने ये जो रिपोर्ट उनको देनी थी, रिव्यू रिपोर्ट, वो नहीं दी है। और अगर देखें तो जो टॉप 4 आईएम्स, उनमें से केवल आईआईएम बेंगलोर ने ही जो है वो रिपोर्ट जो अपनी वेबसाइट पे पब्लिक डोमेन में डाली है। तो इस तरह का जो एक्ट, ये एक्ट ऑफ ओमिशन है, ये इंडिकेशन देता है कि गवर्नमेंट को जो है जो अमेंडमेंट बिल है वो लाना चाहिए था, क्योंकि जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं या जो एक्ट के डायरेक्शंस थे, जो कि पार्लियामेंट ने एक्ट किया था, एक तरह से स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, उसका जो है फॉलो अप नहीं किया है इंस्टीट्यूट ने, तो कहीं ना कहीं उनके जो डोमिनेंस को चेक करने की जरूरत है। तो ये 2023 का जो बिल है वो क्या चाह रहा है, तो इट सीक्स टू टेक बैक फ्रॉम द आईएम द पावर दैट गवर्नमेंट सीडेड इन 2017। जो 2017 में जो पावर दी थी, उनको एक तरह से वापस लेने के लिए ये बिल लाया गया है। तो गवर्नमेंट सीम्स टू हैव जज्ड दैट द डेंजरस गवर्नेंस वैक्यूम हैज बीन क्रिएटेड इन द आईएम सिस्टम इन द ईयर सिंस इट relinquished कंट्रोल ओवर दीज इंस्टीट्यूशन। तो जब से गवर्नमेंट का कंट्रोल उस पे से हटा है, तो उनके पास जो है ओवरवेलमिंग पावर जो है एक तरह से उन्होंने जो है, और उसका मिसयूज जो है किया है पावर्स का, और गवर्नमेंट गवर्नेंस का वैक्यूम वहां पे जो है क्रिएट हो गया है, ठीक है ना। फिर उसके रिगार्डिंग इससे अलग ऑथर ने यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स को भी सजेस्ट किया है कि पहली तो ये कि गवर्नमेंट हैज बीन अनहैप्पी विद द आईएम्स फॉर देयर लैक ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस टू क्वेरीज एंड सजेशंस। तो एक तो उनका जो रेस्पॉन्सिवनेस के रिगार्डिंग जो लैकाडाइजिकल एटीट्यूड है, उसको ऑथर ने साइट किया है। दूसरा ये बताया कि देयर इज टर्बुलेंस इन द आईएम सिस्टम इन रिसेंट ईयर्स ऑफ ए शॉर्ट नोट। तो काफी सारे इश्यूज देखने को मिले हैं, चाहे वो आईआईएम के फैकल्टी के बीच हो या एलुमनी के बीच हो, उस तरह के कुछ इश्यूज को यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट भी किया है। तीसरा यहाँ पे जो ऑथर ने इशू बताया है वो है कि द आईआईएम एक्ट क्रिएटेड अ सिचुएशन वेयर देयर वर नो मीनिंगफुल चेक्स एंड बैलेंसेज ऑन द डायरेक्टर। जो डायरेक्टर हैं वो ऑल पावरफुल हो गए हैं, और उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेज जो है वो नहीं रह गए हैं, ठीक है। चौथा ऑथर ने बताया है द डायरेक्टर बिकम अकाउंटेबल टू ए बीओजी इन विच द टू गवर्नमेंट नॉमिनीज प्लेड अ पैसिव रोल। जो गवर्नमेंट के नॉमिनी है उनका कोई एक्टिव रोल नहीं रहा है, और मेनली जो है वो डायरेक्टर एक तरह से ऑल पावरफुल हो गया है। Individuals from industry, alumni, etc., who comprise the rest of the board have no stakes in their respective institutions and no incentive to exercise the necessary oversight। तो ना तो उनको कोई इंसेंटिव रहा है, और ना ही उनका कोई ऐसा स्टेक रहा है, तो जिसकी वजह से उनका कोई से एक्चुअली एक तरह से इन रियल सेंस में कोई से उनका नहीं रह गया है, जो बाकी के बोर्ड मेंबर्स हैं, ठीक है ना। तो ये इश्यूज थोड़े से ऑथर ने यहाँ पे साइट किए हैं। फिर उसके बाद ऑथर ने यहाँ पे एक कंपैरिजन भी बताया कि जो यूएस या और जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वहाँ पे एक्चुअली प्राइवेट यूनिवर्सिटी को काफी ऑटोनॉमी दी हुई है, तो वो क्यों अच्छे से जो है काम करें, और अच्छे से क्यों वो जो है फंक्शनल है। तो ऑथर ने यहाँ पे यूएस का एग्जांपल लेते हुए साइट किया है कि वहाँ पे जो रीजंस है वो उसके कई रीजंस हैं। पहला ये है कि वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर फंडेड थ्रू लार्ज एंडोमेंट्स। दूसरा ऑथर ने बताया कि स्टेट जो है वो सपोर्ट करता है रिसर्च को। तीसरा ऑथर ने बताया कि दे आर नॉट इन द गेम ऑफ मेकिंग लार्ज प्रॉफिट्स ऑन देयर एकेडमिक कोर्सेज। चौथा ऑथर ने बताया कि बोर्ड्स आर मेंड बाय लार्ज डोनर्स हु हैव ए डीप इमोशनल कनेक्ट विद द इंस्टीट्यूशंस। और पांचवा ऑथर ने बताया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट दैट इंपोजेस ऑलमोस्ट द डिसिप्लिन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स ऑन बोर्ड। जबकि ये सारे के सारे फैक्टर जो वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट नहीं करते हैं, इसलिए वहां के सिचुएशन को इंडिया से आप कंपेयर नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको इंडिया स्पेसिफिक सिचुएशंस और इंडिया स्पेसिफिक इश्यूज को आप अगर उसमें रखेंगे कंसर्न में, तभी जो है अच्छे से जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन हायर एमिनेंस के वो फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है।
गवर्नमेंट कंट्रोल की बात करते हैं तो फर्दर ऑथर ने ये भी कहा है कि द आईआईएम ब्रांड इटसेल्फ फ्लरिश्ड फॉर सम 6 डिकेड अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल बिकॉज ऑफ आईआईएम्स एंजॉयड द फुलेस्ट ऑटोनॉमी इन ऑल ऑपरेशन मैटर। तो ऑपरेशन मैटर्स में तो आईआईएम्स को ऑटोनॉमी ऑलरेडी ही गवर्नमेंट ने दे सकते हो, इसी वजह से पिछले 6 डिकेड्स में अच्छे से वो फंक्शनल भी कर रहे थे जब वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। तो इट इज द प्रोस्पेक्ट ऑफ द ब्रांड बीइंग अंडरमाइंड बाय द लॉलेस बोर्ड्स एंड डायरेक्टर्स दैट शुड बी अ मैटर ऑफ कंसर्न। और जो अब उनको वही कि जो जो उनकी जो फंक्शनिंग को अंडरमाइन किया है वो लॉलेस बोर्ड्स ने, और जो डायरेक्टर्स को इतनी सारी ऑटोनॉमी दी मिल गई और उसकी वजह से उन्होंने अपनी फुल पावर्स को एक तरह से मिसयूज जो किया है, उसके वजह से जो ये सारे इश्यूज रेज हुए हैं, और वो जो है कंसर्न का मैटर है, ऑथर ने ये बताया है। फिर क्या है, द गवर्नमेंट हैज शोन करेज इन सीकिंग टू रिस्टोर अकाउंटेबिलिटी इन द आईएम सिस्टम। और ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया है उससे कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी को रिस्टोर करने की कोशिश की गई है। उसने ये भी कहा कि नो पब्लिक इंस्टीट्यूशन कैन बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि पब्लिक इंस्टीट्यूशन चाहे कुछ भी हो उसको आप डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी से तो नहीं एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। और अकाउंटेबिलिटी टू गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट इज प्रेफरेबल टू नो अकाउंटेबिलिटी एट ऑल। अगर मतलब वही है कि कुछ ना होने से समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला यहाँ पे एग्जांपल होता नहीं दिया कि अगर अकाउंटेबिलिटी नॉट एट ऑल से बेटर है कि कम से कम वो गवर्नमेंट या पार्लियामेंट को अकाउंटेबल रहेंगे ही, ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल इज क्लाइमेट फाइनेंस एड्स अनदर लेयर ऑफ इनिक्विटी टू क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे ऑथर ने जो है थोड़ा सा डाटा कंपेयर किया है, और ऑथर ने जो हाईलाइट किया वो ये किया है, जो क्रक्स एक तरह से इसका निकल के आया वो ये है कि मैनी कंट्रीज इन सब सहारन अफ्रीका आर इन डेट डिस्ट्रेस एंड आल्सो अमंग द नेशन दैट आर मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे ऑथर ने वही बताया कि जो सब सहारन अफ्रीका कंट्रीज हैं, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है और साउथ एशिया में कंट्रीज हैं, दे हैव हिस्टोरिकली कंट्रीब्यूटेड द लीस्ट टू ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉस्ट बियर करना पड़ा है क्लाइमेट डिजास्टर्स का, वो इन्हीं कंट्रीज को करना पड़ रहा है। वो चाहे एक्सट्रीम नेचुरल फिनोमिना हो या डेड डिस्ट्रेस हो, दोनों ही इन्हीं को ही जो है वो ब्रंट फेस करना पड़ रहा है क्लाइमेट डिजास्टर्स का, ठीक है। तो ऑथर ने यहाँ पे कुछ डाटा को कंपेयर किया है, कुछ इंडेक्सेस को, इंडेक्सेस के थ्रू उसको बताया है। तो पहला तो उसने ये बताया कि जो बेसलाइन टारगेट रखा गया था CO2 एमिशंस का, वो रखा गया था 2.3 टन पर कैपिटा, ठीक है ना। और ये रखा गया था कि जो हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस जो ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट में रखना था वो रखा गया था, और ये डिटरमाइन किया था यूरोपियन एनवायरमेंटल पॉलिसी ने। लेकिन अगर देखें तो जो ग्लोबल एवरेज है वो लगभग डबल है इस टारगेट का, ठीक है ना, और वो लगभग 4.7 टन पर कैपिटा रहा है 2010 से, अगर हम अब तक का देखें तो। और इसमें अगर हम अफ्रीका और इंडिया की बात करें तो उनका जो है वो कंसिस्टेंटली ग्लोबल एवरेज से कम रहा है। लेकिन अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने जो ग्लोबल एवरेज रहा है उसको क्रॉस किया था 2004 में। वहीं अगर हम यूरोपियन कंट्रीज और ओशियनिया वाले रीजन की कंट्रीज की बात करें तो उन्होंने 2021 में उनका जो ये ग्लोबल एवरेज एमिशन रहा है वो 8 टन पर कैपिटा रहा है, ठीक है ना। वहीं पे जो हाईएस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एमिटिंग कंट्रीज हैं उनकी बात करें तो यूएई और यूएस है। इसमें तो यूएई का अगर देखें तो 21.8 टन है, वहीं यूएस का जो है वो 14.9 टन है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से कंपैरिजन उन्होंने किया है मिशंस का। दूसरा जो यहाँ पे ऑथर ने कंपैरिजन किया वो ये दिखाया कि जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है क्लाइमेट रिलेटेड एक्टिविटीज में, उसमें अगर देखें तो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 1.3% ऑफ देयर जीडीपी वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। वहीं पे ईस्ट एशिया में देखें तो और पैसिफिक रीजन में 1% है, और जो साउथ एशियन रीजन में 0.9% है। जबकि यूएस और कनाडा में जो है वो सबसे कम देखने को मिला है, और वो ओनली 0.3% ऑफ देयर जीडीपी जो है वो एनवायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तीसरे में ऑथर ने कंपेयर किया है कि अगर 2003 से हम देखें तो लगभग जो 3.3 बिलियन अप्रूव्ड था जो डिसबर्स करना था साउथ एशियन कंट्रीज को, लेकिन केवल 1.3 बिलियन ही जो है एक्चुअली डिसबर्स किया गया। तो मतलब जो एक्चुअली फंड्स डिसबर्स करने थे क्लाइमेट एक्शंस के रिगार्डिंग या क्लाइमेट एक्टिविटी उनका कंपैरिजन किया है। वहीं पे उतने ये भी कहा कि लगभग 40% जो अप्रूव फंडिंग है वो मोस्ट ऑफ द रीजन्स में उनमें लगभग केवल सिर्फ 40% फंडिंग ही उनको रिसीव हुई है, यानी कि 60% अभी भी उनको रिसीव नहीं हुई है एवरेज के आधार पे। फिर उसने क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज की बात की तो वो तो हमने बता ही दिया कि क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी में जो सब सहारन अफ्रीका कंट्री है वो क्लाइमेट वल्नरेबल मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज में आती है, और डेड डिस्ट्रेस भी उन्हीं का सबसे ज्यादा है। तो उसने यही बताया इसमें तो फोर्थ में। तो दिस इज इट, आगे देखते हैं। द होलोसीन क्लाइमेट एनोमलीज, यहाँ पे ऑथर ने जो एक तरह से समराइज किया वो ये कहा कि मॉडर्न societies have placed a considerable amount of trust in their scientists. Balancing accurate and reliable information with climate action can ensure trust in scientists. Governments and initiatives addressing the consequences of climate change. Squandering this trust could render irreversible damage to the efforts. यहाँ पे बेसिकली जो अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी कि पिछले 1 लाख सालों में जुलाई जो है वो सबसे ज्यादा वार्मेस्ट मंथ रहा है जो अभी 2023 का था। तो लेकिन ऑथर ने ये कहा कि इट इज नॉट साइंटिफिकली पॉसिबल टू मेक सच अ क्लेम, मतलब ऐसा क्लेम किसी भी साइंटिफिक एविडेंस पे जो ड्राइव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर एस्टिमेट जो ड्राइव करते हैं वो करते हैं एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं पेलियो
proxies। और paleoproxies क्या होता है? These are biological and chemical signatures of the temperature somewhere having been वार्मर और कोल्डर देन ए स्पेसिफिक बेसलाइन टेम्परेचर। तो एक स्पेसिफिक बेसलाइन टेम्परेचर रखा जाता है, उसके कहीं ना कहीं आसपास को जो है वो बताता है कि इसके आसपास रहा होगा, ठीक है ना। इनको प्रॉक्सीज इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे डू नॉट डायरेक्टली मेजर टेम्परेचर, लेकिन वहां पे डायरेक्ट मेजरमेंट टेम्परेचर का नहीं है, तो एग्जैक्ट कंपैरिजन तो नहीं है जो कि बता रहे हैं कि 1 लाख साल में ऐसा है। और ये सिंपली रेस्पॉन्स होता है फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसेस के टू टेम्परेचर एट दैट टाइम हैविंग बीन वार्मर और कोल्डर देन द बेसलाइन वैल्यू, वही की बेसलाइन वैल्यू जो उसके अराउंड थे, ठीक है ना। और अभी अगर बात करें तो साइंटिस्ट जो ड्राइव करते हैं एस्टिमेट टेम्परेचर एनर्जी, वो किससे करते हैं? तो उसमें कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि ट्री रिंग्स को करते हैं, कोरल्स को देखते हैं, शेल्स ऑफ मरीन एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, जो बेस्ट ऑफ पेलियो प्रोसीजर ओनली प्रोवाइड वीकली और सीजनल टाइम स्केल टेम्परेचर एनर्जी एस्टिमेट्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब डेली बेसिस पे यहाँ पे भी आप नहीं बता सकते, या तो सीजनल बता सकते हैं या मंथली या वीकली इस तरह से, तो डेली बेसिस पे यहाँ भी नहीं बता सकते हैं। स्पेशल सेंस में अगर बात करें तो ऑल टेम्परेचर प्रॉक्सीज आर ओनली लोकल और रीजनल एस्टिमेट्स ऑफ हिस्टोरिकल टेम्परेचर एनोमली, मतलब या तो वो रीजनल लेवल पे बता सकते, लोकल लेवल पे, आप एक ब्रॉड ग्लोबल लेवल पे आप उसको भी नहीं बता सकते प्रॉक्सीज की हेल्प से, ठीक है ना। तो होलोसीन इपोक की कैसे हम हेल्प ले सकते हैं, ऑथर ने ये बताया कि वही बात है कि दे कैन नॉट अंडरमाइन, जो प्रॉक्सीज की बात की थी, पेलियो प्रॉक्सीज की, दे कैन नॉट एक्यूरेटली डिटरमाइन डेली टेम्परेचर ड्यू टू मिक्सिंग प्रोसेस इन ओशंस एंड लेक्स। वहीं पे स्टडी ऑफ होलोसीन इपोक वार्मिंग हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ एंशिएंट सिविलाइजेशन रेस्पोंडेड टू क्लाइमेट चेंज, कि जो एंशिएंट सिविलाइजेशन उसने अपने आप को, उन्होंने अपने आप को कैसे क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से रेस्पॉन्ड किया था, वो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चैलेंजिंग है क्योंकि स्पेसिफिक डेली टेम्परेचर्स रिकॉर्ड्स विदाउट डायरेक्ट थर्मोमीटर मेजरमेंट्स आर नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। फिर बैलेंसिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन विद क्लाइमेट एक्शन कैन एंश्योर ट्रस्ट इन साइंटिस्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव एड्रेसिंग द कंसर्न क्लाइमेट चेंज की। वही है कि अगर आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट जो साइंटिस्ट में बढ़ेगा, और जो एड्रेस जो क्लाइमेट चेंज के कंसिक्वेंसेज है उनको एड्रेस करने में ज्यादा इफेक्टिव आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। व्हाट कैन अमेंडेड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट चेंज, तो जो रिसेंट फॉरेस्ट अमेंडमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट जो बिल अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में प्रोड्यूस किया गया उसके रिगार्डिंग है कि वो क्या क्या चेंज करेगा। तो ये क्योंकि कंट्रोवर्सी में रहा है और ये लोकसभा ने पास भी कर दिया विद लिमिटेड डिबेट, और अभी इसका राज्यसभा में डिस्कशन अभी बाकी है। तो बिल क्या क्या करता है? द बिल एम्स टू रेस्ट्रिक्ट कंजर्वेशन स्कोप। सबसे पहले तो इसने कंजर्वेशन का जो स्कोप था, जो सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट ने 1996 का एक जजमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने ब्रॉडन किया था, उसको कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। दूसरा, इट एग्जाम्ड बॉर्डरलैंड्स फॉर स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स एंड अलाउ सम नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज। इसने बॉर्डर एरियाज को एग्जाम्प्ट किया है कि वहां पे जो है कुछ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट जो वो किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो स्कोप कैसे जो है रेस्ट्रिक्ट किया है? स्कोप इस तरीके से ऑथर ने बताया है कि जो प्रेजेंट अमेंडमेंट बिल जो है इंट्रोड्यूस में सिर्फ ओनली दोज लैंड्स दैट वर नोटिफाइड एज फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 एनी अदर रेलेवेंट लॉ और वर रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स विल बी एक्नॉलेज एज फॉरेस्ट। तो सिर्फ इनको ही फॉरेस्ट एक्नॉलेज किया गया है, और जो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का था 1996 उसमें जो ब्रॉडन किया गया था फॉरेस्ट की डेफिनेशन को, और या डीम्ड फॉरेस्ट वाले एरिया को जो इंक्लूड किया गया था, उस सबको इससे बाहर कर दिया गया। मतलब उनको अब आपको अगर कमर्शियल यूज में लेना है तो आपको जो है एक तरह से क्लियरेंस की जरूरत नहीं रहेगी, ये यहाँ पे बता। तो इस तरीके से जो है स्कोप को वो कम किया गया है, ठीक है ना। द अमेंडमेंट ओपन्स अप ऑल लैंड दैट हैजंट बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट टू कमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है ना। दूसरी चीज, बॉर्डर एरिया को जो एग्जम्पशन दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोवर्शियल रहा है वो भी दूसरा, क्यों? क्योंकि जो विद इन 100 किलोमीटर के जो रेडियस में जो नेशनल बॉर्डर के एरिया रहेगा, वहां पे आप कुछ भी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि किसको स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट की डेफिनेशन बनाना, वो भी जो है एग्जीक्यूटिव के पास अथॉरिटी उसमें दी गई है, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक लीनियर प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज एन अनडिफाइंड टर्म, वही, एंड कैन दस बी मिसयूज्ड टू पुश थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, क्योंकि ये अनडिफाइंड टर्म है, आपने इसमें कुछ डिफाइन तो किया नहीं एग्जैक्ट कि ये चीजें स्ट्रेटेजिक लीनियर प्रोजेक्ट में आएंगी, तो इसको मिसयूज किया जा सकता है, ठीक है ना। दूसरा, जो बिल जो है वो रेफर नहीं किया गया था स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी को, और वहां पे जो है उसने भी एक तरह से इसको नहीं डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कमेटी को रेफर होना था वो थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो स्टैंडिंग कमेटी उसको होना था, और वो अभी कांग्रेस से हट गई है, तो इसलिए इस स्टेप को बाईपास किया गया, लेकिन इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनाई गई थी, इट डिड नॉट फ्लैग एनी कंसर्न विद द बिल। तो जेपीसी ने कोई भी सिंगल चेंज जो है प्रपोज नहीं किया था बिल में, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्शन जरूर मिलते हैं, ट्राइबल ग्रुप से मिले थे, ट्राइबल मिनिस्ट्री से मिले थे, एनवायरमेंटल लॉयर्स थे उनसे मिले थे, जो कंजर्वेशनिस्ट थे वो भी, उन्होंने भी इसका ऑब्जेक्शन रेज किए हैं, और सिटीजन ग्रुप से उन्होंने भी ऑब्जेक्शन रेज किए थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो जेपीसी है उसने, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसने कोई भी सिंगल चेंज भी जो है
प्रेस्क्राइब नहीं किया था बिल में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने ये भी कहा कि इवन द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज आल्सो रेज कंसर्न्स अबाउट द अमेंडमेंट्स इंप्लीकेशंस इन द ऑन कम्युनिटी राइट्स एंड साइड इन फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, लेकिन डिस्पाइट दैट उसको जो है कोई उस पे इफेक्ट नहीं दिया गया है, और उसको जो अभी लोकसभा में विदाउट डिस्कशन, ये विदाउट एनी डिबेट जो है पास हुआ है, और अभी राज्यसभा में इसका डिस्कशन जो है वो बाकी है। तो ये तो बता ही दिया कि क्या क्या करने वाला है, ठीक है। तो दिस इज इट। आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। जो वो यूएपीए का इशू है, भीमा कोरेगांव और यूएपीए का इशू, जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल दी थी उसके रिगार्डिंग यूएपीए फिर से एक तरह से लाइट में आ गया है, तो इसी के रिगार्डिंग ऑथर ने फिर से आज डिस्कस किया, कल भी हमने डिस्कस किया था इसमें। An examination of the UAPA shows how, in one overarching anti-terrorism law, vast discretionary powers are conferred upon the state agencies. Judicial oversight is rendered toothless, and personal liberty is set at naught. तो जो वास्ट पावर्स एंश्राइन की गई है यूएपी एक्ट में, उसने क्या क्या जो है किया है वो यहाँ पे बताया कि एक तो जुडिशियल ओवरसाइट हो गया है, वो जुडिशियल ओवरसाइट है उसको टूथलेस बना दिया है, जो पर्सनल लिबर्टी है उसको कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर दिया गया है, और ओवर आर्चिंग पावर्स जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर्स वो एक तरह से एग्जीक्यूटिव को या स्टेट एजेंसीज को प्रोवाइड की गई हैं इसमें, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ऑथर ने इश्यूज जरूर साइट किए कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अटेम्प्ट किया था कि टू नैरो द स्कोप ऑफ दीज प्रोविजंस, होल्डिंग दैट मेंबरशिप वाज लिमिटेड टू केसेस वेयर एन इंडिविजुअल एंगेज इन एक्टिव इंसाइटमेंट टू वायलेंस, कि जब तक इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस नहीं है तब तक आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मेंबरशिप होने पे आप उसको एक तरह से यूएपीए के प्रोविजन में ले आओ। जैसे कि इश्यूज ये भी देखने को मिले कि सिर्फ लिटरेचर होने पे या किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने पे, या जो उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उनके साथ मिलने से ही जो है पर्सन को यूएपीए एक्ट में जो है वो एक तरह से अरेस्ट कर लिया जाता था। तो इन सब पे जो है ऑथर ने उसकी थोड़े से स्कोप को जो है वो रेस्ट्रिक्ट किया था। जो सेकंड सीरियस प्रॉब्लम ऑथर ने यहाँ पे या यूएपी एक्ट में जो ऑथर ने साइट किया वो ये है, वो सेक्शन 43D5 में है। उसमें क्या है कि द एक्ट प्रोहिबिट्स कोर्ट्स फ्रॉम granting bail to a person if on a perusal of the case diary or the police report is of the opinion that there are reasonable grounds for believing that the accusation against such person is prima facie true। क्योंकि पुलिस रिपोर्ट तो जाहिर सी बात है, पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट या पुलिस रिपोर्ट जो भी है वो किसका वर्जन है, वो स्टेट का वर्जन है। तो सिर्फ उसके आधार पे जो है वो जुडिशियरी को एक तरह से उन्होंने बाउंड कर दिया कि आप उसको बेल ग्रांट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो सेक्शन 43D5 जो है यूएपी इज इफेक्टिवली अ वारंट फॉर परपेचुअल इंप्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल। तो एक तरह से इसको ये बोला है कि इट इज अ काइंड ऑफ वारंट फॉर परपेचुअल इंप्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल, बिना ट्रायल के वारंट का ये वो है। और यहाँ पे ऑथर ने ये भी कहा कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसर्न नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप डाटा को देखें या आप जो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उससे देखें, तो उसमें ये है कि जो बहुत सारे टेरर एक्यूज्ड है, दे हैव बीन एक्विटेड आफ्टर स्पेंडिंग मोर देन अ डिकेड इन जेल। तो डिकेड्स जेल में स्पेंड करने के बाद उनको एक्विट किया जा रहा है, मतलब सिर्फ उसी ग्राउंड पे कि सिर्फ यूएपीए के में जो ग्राउंड है कि सिर्फ सस्पिशंस वाले ग्राउंड पे या यूएपीए में सिर्फ मेंबर होने के आधार पे जो आप उसको अरेस्ट कर लें, लेकिन जब फाइनली कंक्लूजन होते हैं तो उसमें आप उसको एक्विट कर रहे हैं, तो उसका कोई किस तरीके से आप उसको कंपनसेट करेंगे या रेस्टिट्यूट करेंगे, उसका जो वो उसने जो वो टाइम जेल में या एक तरह से इम्प्रिजनमेंट में गुजारा है उसको आप कैसे वो करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे दो ऑथर ने दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो मेंबर्स को भी यहाँ पे साइट किया है, जो केटी साहा और हसरत मोहानी जी, उनको यहाँ पे साइट किया ऑथर ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट चल रहा था रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिगार्डिंग, तो उन्होंने इसको जो एक तरह से अपोज किया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट उन्होंने जो है वो व्यू दिया था। तो उसमें केटी शाह ने ये मौलाना हसरत मोहानी ने यहाँ पे बोला था, सो लॉन्ग एज यू डू नॉट प्रूव एनीथिंग ओपनली अगेंस्ट एनीबॉडी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इट शुड नॉट बी लॉफुल टू डिटेन एनीबॉडी। लेकिन हालांकि इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था, और उसके बावजूद भी स्पेसिफिक प्रोविजन जो है इंक्लूड किए थे, प्रिवेंटिव डिटेंशन को ऑथराइज किया गया था। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स हुए थे ये तो बताती हैं कि द प्रोविजन वाला मीन टू बी यूज्ड इन रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेस, ये सिर्फ रेयर और एक्सेप्शनल केसेस में आपको यूज करना था, लेकिन आपने एबनॉर्मल को नॉर्मल बना दिया है और जो एक्सेप्शनल था उसको एक तरह से रूटीनाइज कर दिया है, ठीक है ना। ये ऑथर ने कहा है यहाँ पे, द पर्पज ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड ए बिल ऑफ राइट्स हाउएवर इज टू एस्टैब्लिश अ कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन where the state cannot abuse its power. Civil and political rights are based upon the understanding that no point should so much power and so much discretion be wasted in the state that it utterly overwhelms the individual। तो आपको ना तो इतनी पावर देनी है ना इतना डिस्क्रिशन देना है स्टेट अथॉरिटीज के अंडर कि वो जो है इंडिविजुअल के जो ऑटोनॉमी है, इंडिविजुअल का जो इंडिपेंडेंस है उसको ही एक तरह से, या लिबर्टी है उसको बिल्कुल ही खत्म कर दें, ठीक है ना। और जो बिल ऑफ राइट्स है या कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मेल पर्पज ये होता है कि इट शुड एस्टेब्लिश ए कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन। बिना जस्टिफिकेशन के आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, इट इज नॉट गुड, ठीक है ना। यानी कि अब्यूज ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑथर ने भी क्या है, द पावर टू कीप सिटीजन्स इनकार्सरेटेड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम ऑन वेग चार्जेस and without affording them an opportunity to answer their accusers
इन अ स्विफ्ट एंड फेयर ट्रायल इज एन एनाथीमा टू डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ। तो कहीं ना कहीं ये इन अपोजिशन टू रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स है उनके कहीं ना कहीं अगेंस्ट जाता है कि आप उसको फेयर ट्रायल नहीं दे रहे हैं, आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं कि वो अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट कर सके, और लॉन्ग लॉन्ग पीरियड्स के लिए आप उसको डिटेन कर रहे हैं, ठीक है ना। और ऑथर ने यहाँ पे ये जरूर कहा है कि हमें जो है जो प्रेडिसेसर्स इवेंट्स हुए हैं उससे गाइडेंस लेनी चाहिए, जैसे कि पार्लियामेंट ने या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक्ट्स को जो है वो खत्म कर दिया, जैसे कि टाडा, यहाँ पे हम देख सकते हैं टाडा टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ऐसी पोटा एक एक्ट था उसको भी जो है रिपील कर दिया गया था। और तो स्टक डाउन एज, तो इस तरह से ही इनको भी जो यूएपीए की बात करें उसने ऑथर ने ये कहा कि इसको भी रिमूव कर दिया जाना चाहिए पार्लियामेंट से, और सुप्रीम कोर्ट को इसको स्ट्रक डाउन करना चाहिए एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है ना। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम देयर मस्ट बी एटलीस्ट बी अ चेंज इन द लीगल कल्चर। तो लीगल कल्चर में तो कम से कम आप चेंज लाइए, मतलब ग्रांटिंग बेल अनलेस द स्टेट कैन प्रोड्यूस सम कोजेंट प्रूफ ऑफ क्रिमिनलिटी, कि अगर कोई कोजेंट प्रूफ नहीं दे पा रही है स्टेट उसकी क्रिमिनलिटी के या यूएपी एक्ट के अंडर जो प्रोविजन उनके रिगार्डिंग, तो कम से कम उसको आप बेल तो डिनाई ना करें। तो ये ऑथर ने यहाँ पे जो है सारा कुछ साइट किया है। सो दिस इज इट। बाकी का पार्ट अपने सेकंड में डिस्कस करेंगे। पढ़ते हैं अपने अगले पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी क्वेश्चंस आपको वीडियो के लास्ट में दिए जाते हैं उनको आप अटेम्प्ट जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दीजिए। इससे आपके एक तो प्रैक्टिस होगी और आपको जो भी उससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आंसर तो हम अगले वीडियो में डिस्कस कर ही लेते हैं। तो कल के जो क्वेश्चंस पूछे थे उनको एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के रिगार्डिंग जो स्पेशल प्रोविजन पूछे उनको उनके लिए कुछ स्टेटमेंट दिए थे और आपको बताना था कौन कौन से पेयर करेक्टली मैच हैं। तो आर्टिकल 371 ए नागालैंड, 371 सी मेघालय, 371 एफ मिजोरम और 371 जी सिक्किम। तो इसमें आपको आंसर बता देते हैं, केवल एक पेयर करेक्टली मैच है वो भी फर्स्ट वाला 371 ए नागालैंड के लिए ये करेक्ट है। बाकी 371 सी जो है वो मेघालय के लिए नहीं है, वो मणिपुर के लिए है। और ये दोनों इंटरचेंज थे इसमें, 371 एफ सिक्किम के लिए और 371 जी जो है वो मिजोरम के लिए। इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो जो आर्टिकल 371 से 370 जे तक हैं, और ये कौन से पार्ट में, पार्ट नंबर 21 में है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन स्पेशल प्रोविजंस फॉर 12 स्टेट। तो 12 स्टेट कवर होती है, पार्ट 21 है और आर्टिकल 371 से 371 जे में। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा ये है कि ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, ओरिजिनली दे डिड नॉट मेक एनी स्पेशल प्रोविजंस ऑफ दीज स्टेट्स। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मेघालय और त्रिपुरा है डोंट कम अंडर दीज स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो वो दोनों ही इसमें नहीं आती हैं, ठीक है। आर्टिकल और सब्जेक्ट मैटर एक बार देख लेते हैं कौन सी स्टेट रिलेटेड है। तो आर्टिकल 371 से जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र और गुजरात। और 371 ए से नागालैंड है, 371 बी से असम, 371 सी से मणिपुर, 371 डी से आंध्र प्रदेश, और जो अब तेलंगाना में वो बाइफरकेट हो गई आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, तो वो बीसी में कवर्ड है। 371 ई में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश वाला मैटर जो है वो है। और 371 एफ जो है वो स्पेशल प्रोविजन सिक्किम के लिए, 371 जी मिजोरम के लिए, 371 एच अरुणाचल प्रदेश के लिए, 371 आई जो है गोवा के लिए, 371 जे कर्नाटक के लिए। तो इसको आप निमोनिक्स बना के भी याद रख सकते हैं और कैसे भी आपको ट्रिक बनानी है कुछ उससे याद रखते हैं। हम अपना मेथड बताते हैं। तो 371 तो आप याद रख सकते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र सबसे पहले जो है बने थे, उनका वो होता है स्टेट 1956 में। तो उस टाइम पे जो है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए 371 जो है स्पेशल प्रोविजन उनके लिए हो गया। बाकी ए एन से आप नागालैंड के लिए याद रख सकते हैं, बी ए आप याद रखते हैं आसाम के लिए हो गया, सी एम फॉर सीएम मणिपुर के लिए हो गया, डी डीएपी पहले इसको वैसे याद रखते थे हम, लेकिन अब तो इसमें तेलंगाना भी आ गया तो डीएपीटी से याद रख सकते हैं। ई जो है वो आंध्र प्रदेश के लिए, तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में एस्टेब्लिश है तो ये भी आंध्र प्रदेश से ही, तो डी और ई दोनों ही आंध्र प्रदेश से हैं। और जो एफ है वो एफ एस फॉरेन सर्विस या फॉरेस्ट सर्विस से आप याद रखते हैं, एफ एस सिक्किम के लिए, और जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए तो जीएम होता है जनरल मैनेजर से भी आप याद रखते हैं, तो जीएम मिजोरम के लिए हो गया। एच ए आर हर या हार से आप याद रखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के लिए हो गया ये। और आईजी होता है तो आईजी से आप गोवा याद रख सकते हैं। और जेके एक स्टेट था पहले, तो जेके से आप जो है जे फॉर कर्नाटका के लिए, तो 371 जे जो है वो कर्नाटक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेलवेयर द अटैकर ब्लॉक्स एक्सेस टू द सिस्टम ऑफ एनक्रिप्टेड डेटा एंड डिमांड रैंसम फ्रॉम देयर विक्टिम्स इन एक्सचेंज ऑफ रिलीजिंग द डेटा। तो ये कल डिटेल में हमने डिस्कस किया था आर्टिकल में। रैंसमवेयर एक टाइप का मालवेयर होता है जिसमें अटैकर जो ब्लॉक कर देता है एक्सेस को सिस्टम की, या डाटा को एनक्रिप्ट कर देता है और फिर उसको वो विक्टिम से जो है उसके रिलीज करने के उसमें लिवाई में डिमांड करता है रैंसम के लिए, तो ये रैंसमवेयर हो जाएगा।
आज की वोकैबुलरी देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ड जो है वो है ऑगरी। ऑगरी का मतलब होता है भविष्यवाणी। तो इंग्लिश में तो मीनिंग्स लिखे ही हुए हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हिंदी में हम आपको बता देते हैं कि ऑगरी का मतलब होता है कि ओमेन या भविष्यवाणी। ब्रेजन का मतलब होता है विदाउट एम्बेरसमेंट, यानी कि बेशरम बोल सकते हैं हम इसको, या निर्लज बोल सकते हैं, ठीक है ना। सेंसर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, यानी कि आलोचना कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं निंदा। तो घोर निंदा, जब स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किसी का किया जाता है उसको हम बोलते हैं सेंसर। डाउस का मतलब होता है आग बुझाना। ये बेसिकली मिजोरम वाले कॉन्टेक्स्ट में था। तो आग बुझाना डाउस हो गया। और उसके बाद इनिमिकल का मतलब होता है हार्मफुल, यानी कि हानिकारक चीज को हम बोलते हैं इनिमिकल, हानिकारक। नेक्स्ट इज ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब रिमूवल और साइंस ऑफ समथिंग बाय डिस्ट्रॉइंग कवरिंग इट कंप्लीटली, किसी चीज को पूरी तरह से ढक देना, या फिर कह सकते हैं मिटा देना। मिटा देने को हम बोलते हैं ऑब्लिटरेट, ठीक है। सेल्फ एब्निगेशन मतलब खुद की द डिनायल और एबेजमेंट ऑफ वन सेल्फ, खुद को ही नीचा एक तरह से समझने लगना, या खुद के लिए नीचा सोचना, या अपने आप को नेगेट कर देना, एक तरह से खुद की वैल्यू को जो है नेगेट कर देने को बोलते हैं सेल्फ एब्निगेशन, यानी कि खुद को अंडरमाइन कर देना। अंडरगर्ड का मतलब होता है टू सपोर्ट समथिंग बाय फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग बेस, किसी को मजबूती प्रदान करने को बोलते हैं हम अंडरगर्ड। तो मजबूती प्रदान करना या मजबूती देने को बोलते हैं अंडरगर्ड, ठीक है। इडियम फ्रेज देख लेते हैं। आज का इडियम था ग्रैपल विद समथिंग का मतलब होता है स्टेटमेंट और क्लेम समवन हैज मेड व्हिच कैन नॉट बी जस्टिफाइड और प्रूव, ऐसा स्टेटमेंट कोई बोल देता है जो कि वो जस्टिफाई नहीं कर सकता या प्रूव नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं तो ग्रैपल विद समथिंग। फ्रॉट विद का मतलब होता है फुल ऑफ समथिंग बैड और अनवांटेड, मतलब बहुत अनप्लेजेंट चीजों से जो चीज भरी होती है उसको बोलते हैं फ्रॉट विद, ठीक है। वर्ड ऑफ द डे में आज सर्कमस्पेक्ट आया था। इसका मतलब होता है वॉचफुल, वेरी और अनविलिंग टू टेक रिस्क, ठीक है ना। तो यानी कि कॉशियस बोल सकते हैं हम इसको, सिनोनिम्स देखें तो डिस्क्रीट बोल सकते हैं, विजिलेंट बोल सकते हैं, या अलर्ट बोल सकते हैं। वही एंटोनिम्स की बात करते हैं तो रेकलेस, केयरलेस, अनसेफ, अनमाइंडफुल इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के जो हमने डिस्कशन किया उससे रिलेटेड है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आईआईपी के रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज IIP is a composite indicator that measures changes in the volume of production of a basket of industrial products. The index is compiled and published on quarterly basis by the Central Statistical Organization, Ministry of Statistics and Program Implementation। तो MOSPI के द्वारा, CSO के द्वारा ये कंपाइल किया जाता है और क्वार्टरली बेसिस पे दिया जाता है, ये बता रहा है। सेकंड स्टेटमेंट, द बेस ईयर ऑफ द इंडेक्स ऑफ आईआईपी हैड बीन रिवाइज फ्रॉम 2004-5 टू 2011-12, तो 2004-5 से रिवाइज करके 2011-12 कर दिया था। थर्ड स्टेटमेंट इज कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर 8 कोर इंडस्ट्रीज अंडर आईआईपी व्हिच कंप्राइज अबाउट 40% ऑफ द वेट ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन द आईआईपी। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, या 1, 2 एंड 3 ओनली। तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, और इसका आंसर हम अपने अगले दिन के डिस्कशन में जो आपको जरूर बता देंगे। तो आप आंसर जरूर कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर ये डिस्कशन आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, 1% 1 लाइक आप कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आउटरीच बढ़ सके और इसी तरह का और कंटेंट हम ला सकें। थैंक यू।